आपके जब एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं तो आप अपने कॉलेज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिमांड करते हो। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जो बुक का पूरा कलेक्शन होता है उसमें से सेलेक्टिव चीज़ें निकाल के आपको दी जाती हैं। अगर ये सही है तो प्लीज़ नीचे यस और नो में आंसर दीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता की। और क्लास का आज का टॉपिक है यूनिट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन। और मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, ये आपको 15 मिनट की इस क्लास को सुनने के बाद समझ में आ जाएगा। तो आज का सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, और क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद मैं फैक्ट, धाराएं और वाद के थ्रू अपनी लैंग्वेज में कोशिश करूंगी आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का, एक और आंसर का फॉर्मेट करवाऊंगी कीवर्ड्स के साथ। तो जो जो कीवर्ड्स मैं बीच में बताऊंगी आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा, और आपको लास्ट में आप देखिएगा कि आपका पूरा आंसर का फॉर्मेट तैयार हो गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, डिफाइन डिक्री, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स एंड हाउ डज इट डिफरेंस फ्रॉम ऑर्डर। डिक्री क्या है और ऑर्डर क्या है, डिक्री के अनिवार्य तत्व क्या है, और डिक्री जो है वो आदेश से कैसे भिन्न है। अब जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा, बस वहीं से आप आंसर को समझने की कोशिश करिए। जब कोई जज जो है वो जजमेंट लिखता है, ठीक, तो वो जजमेंट इतना लंबा चौड़ा होता है कि उस पूरे जजमेंट को क्या किया जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। तो उस जजमेंट का जो सेलेक्टिव पोर्शन जो निकाला जाता है उसको हम कहते हैं डिक्री, ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं आज्ञप्ति। लेकिन ये ऐसे लिखने से तो आपको नंबर मिलेगा नहीं, आपको लीगल लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी। तो चलिए हम चलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 2(2) में। तो ये कीवर्ड है पहले, धारा 2(2) में जो परिभाषा दी गई है, डिक्री की परिभाषा दी गई है, यानी आज्ञप्ति की परिभाषा दी गई है। अब लीगल लैंग्वेज में जो कहा गया वो ये है कि डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति यानी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है जो कि मुकदमे के सभी या किन्हीं भी विषयों के संबंध में पक्षकार, जितने दो पक्षकार होते हैं ना, एक वादी होता है दूसरा प्रतिवादी होता है, के अधिकारों को वहां तक निश्चयात्मक रूप से अवधारित करता है जहां तक कि अभिव्यक्त करने वाला न्यायालय का संबंध हो, और वह प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। इसके अंतर्गत वाद प्रत्य की अस्वीकृति और धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न की अवधारणा को भी समझा जाएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर देखिए कीवर्ड क्या है। पहला कीवर्ड है औपचारिक अभिव्यक्ति। किस चीज़ की औपचारिक अभिव्यक्ति है? जो न्यायालय ने न्याय निर्णय दिया है। दूसरा चीज़ है कि मुकदमे के कोई भी विवादास्पद विषय है जिसमें दोनों पक्षकार यानी वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षकारों के जितने भी बातें हैं वो सब, और उसमें न्यायालय ने जो उसका निर्णय जहाँ तक उसकी पहुँच हो वहाँ तक जो अंतिम हो सकता है। कैसे पहुँच? जैसे सिविल सूट जो होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी मैटर्स होते हैं, मनी मैटर्स होते हैं, ये जो होता है उसमें न्यायालय को जहाँ तक राइट्स है उस पर अंतिम निर्णय देने का, वो सब देती है। और तब जाकर के क्या तैयार होता है? एक डिक्री तैयार होती है। अब इसमें ऐसा कोई न्याय निर्णय नहीं होगा जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है। अगर वो ऑर्डर के तरह अपील की गया है, आवेदन डाला गया है, तो वो डिक्री नहीं होगी। और दूसरा, जिसमें डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज करने का कोई आदेश हो, चूक के लिए खारिज करने का कोई आदेश हो, ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम। मान लीजिए मोहन और सोहन या ए और बी दो लोग हैं, जो एक वादी है और एक प्रतिवादी है। तो ए ने बी से क्या किया था? उधारी लिया था, और बाद में उसने उधारी वापस नहीं की। तो बी ने क्या किया? उस पर धन वसूली का इल्ज़ाम लगाया और ये दीवानी सूट हुआ। फिर बाद में फाइनल डिसीजन आया और डिक्री जो है ए के पक्ष में निर्णय दिया कोर्ट ने। तो क्या किया? अब दोनों ने आवेदन लगा दिया इस डिसीजन के खिलाफ, लेकिन ए ने क्या किया? ए ने कहा कि मेरा पुत्र जो है सी, वो आवेदन को देखेगा। तो ये जो आवेदन है उस पर जो आदेश जाएगा कोर्ट का, वो ऑर्डर होगा। लेकिन जो डिसीजन आया था, जो जजमेंट आया था, उसका जो जिस्ट था वो डिक्री थी। ठीक, तो इस तरह से डिक्री क्या हुआ आपको समझ में आ गया ए और बी का एग्जाम्पल दे करके। लेकिन ये जो डिक्री होती है इसके दो प्रकार होते हैं। इसके लिए भी आपको धारा जाना पड़ेगा 2(2) में ही। तो धारा 2 और ब्रैकेट में 2 लिखिएगा, इसके लिखिएगा फिर एक स्ट्रक्चर में। डिक्री के दो प्रकार होते हैं, एक तरफ लिख लीजिए प्रारंभिक और दूसरी तरफ अंतिम। अब जो ये डिक्री प्रारंभिक कब होती है, प्राइमरी कब होती है? जब मुकदमे की पूर्णतः निपटारा किए जा क्यों होती है? क्योंकि मुकदमे की कार्रवाई एक बार में तो होती नहीं, उसकी अगली डेट पड़ती जाती है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है, जब तक पूर्णतः निपटारा ना हो जाए, वो सब किस में आता है? प्रारंभिक डिक्री में आता है। उस दौरान जो भी निकाला जाता है सूट, वो क्या होता है? प्रारंभिक डिक्री होती है।
और जब मुकदमा पूर्णतः निपट जाता है तो जो अंतिम कार्रवाई होती है, अंतिम न्याय निर्णय होता है, जो पूर्ण रूप से मुकदमे का निपटारा हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो अंतिम होता है, अंतिम डिक्री होती है। तो इस तरह से डिक्री के दो ही पार्ट्स हो सकते हैं, एक तो प्रारंभिक और दूसरा अंतिम। लेकिन अब क्वेश्चन है कि डिक्री के आवश्यक तत्व क्या है, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिक्री क्या है। तो जब हम जाते हैं सीपीसी की धारा 2(2) में, जिसमें परिभाषा दी गई है डिक्री की, उस हिसाब से डिक्री का पहला एलिमेंट है आज्ञप्ति, न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होगी, यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा। इसमें कहा गया है कि किसी ऐसे अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय न्याय निर्णय नहीं होगा जो न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है। औपचारिक अभिव्यक्ति से मतलब होता है ऐसी व्यक्ति जिसमें प्रारूप यानी कि फॉर्म के सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया हो, और डिक्री के अंतर्गत न्यायालय द्वारा डिक्री के लिए निर्धारित सभी प्रारूप का पालन किया गया हो, और जैसे पक्षकारों के मध्य अधिकार का विनिश्चय करने हेतु वाद, उसका बिंदु, उसके निर्धारण, पक्षकारों को सुना जाना, उसके मांगे गए रिलीफ, उसको कौन कौन सी रिलीफ स्वीकार किया गया, कौन कौन सी चीज़ें नामंजूर की गई, ये सारा जो पूरा केस का जो प्रोसेस था ना, उन सारे प्रोसेस को फॉलो करके जो उसका प्रारूप तैयार किया गया है और पदावली दी गई है, उस अकॉर्डिंग निकाला जाना चाहिए, पहला एलिमेंट है। मतलब ये नहीं कि बस स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिखें, वो जो इतने सालों का जो प्रोसेस चला उस केस को चलने में, वो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रारूप तैयार होना चाहिए डिक्री में। दूसरा, न्याय निर्णय किस वाद में किया गया हो। अब वाद या मुकदमा सक्षम व्यवहार न्यायालय यानी सिविल कोर्ट में वाद पत्र दाखिल करने के बाद शुरू होता है। जब तक कोई वाद दायर नहीं करेगा कोई भी केस शुरू तो होगा नहीं। तो बिना वाद पत्र के आज्ञप्ति या डिक्री के अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक किसी के खिलाफ वाद दायर करेगा नहीं तो न्यायालय किसके अनुरोध पे काम शुरू करेगी, न्यायालय किसके अनुरोध पे केस को सुनेगी। इसीलिए इसमें किस चीज़ का होना जरूरी है, डिक्री में सबसे ऊपर जिसने भी वाद दायर किया, जिसने केस दायर किया, जिसने मुकदमा दायर किया है ए और बी में से, उस वाद पत्र का एक कॉपी होना जरूरी है। तीसरा, न्याय निर्णय के वाद में विवादग्रस्त सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में वाद के पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। मतलब जो भी वाद पत्र में एक पक्षकार विपक्षी पे आरोप लगाता है, ए ने बी पे आरोप लगाया और विपक्षी अपने लिखित कथन द्वारा इन आरोपों का उत्तर देता है। बी ने उत्तर दिया कि हाँ मैंने उधारी लिया था लेकिन मैंने इंस्टॉलमेंट में चुका दिया, जो भी उसने उत्तर दिया। अब इन आरोप और उनका उत्तर जो बिंदु वाइज दिया गया है, विषय वाइज दिया गया है, उनको पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायालय ने क्या निर्णय लिया, कहाँ उसमें चूक हो गई, कहाँ उसने क्या आदेश दिया, किन अधिकारों का निर्धारण किया, और फिर उसमें पक्षकार को किसको किसको शामिल किया गया, और इसके बाद पक्षकार के अधिकार का, उसके क्षेत्राधिकार का, उसकी योग्यता का सब प्रश्न आता है। पूरी कार्रवाई इसमें सम्मिलित होती है। और इसके बाद किसी वाद पत्र को अगर नामंजूर किया जाना है तो धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का निर्धारण उसमें शामिल होना चाहिए और तभी वो प्रारंभिक या अंतिम डिग्री होगी। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है, औपचारिक अभिव्यक्ति है उसकी। फिर इसके बाद आते हैं आदेश में, क्योंकि ये तीन चीज़ एलिमेंट्स जो है डिग्री के आवश्यक तत्व में पॉइंट में आप क्या लिखेगा, पहला कि डिग्री की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए जिसमें पूरा उसका प्रोसेस होना चाहिए कैसे कैसे, और दूसरा न्याय निर्णय जिसने वाद दायर किया उस वाद पत्र का एक कॉपी होना चाहिए, और तीसरा न्याय निर्णय के बाद जो भी चीज़ें निर्धारण की गई हैं उनकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रारूप तैयार होना चाहिए। ये तीन चीज़ होनी चाहिए किसी भी डिग्री में। अब हम चलते हैं ऑर्डर में, यानी कि आदेश क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि ऑर्डर और डिक्री दोनों एक ही चीज़ है। तो पहले हम चलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(14) में। किस में जाएंगे हम, 2(14) में। अब इससे पहले आप 2(2) में गए थे, अब आप 2(14) में आ जाइए। इसमें परिभाषा दिया गया कि सिविल न्यायालय के निर्णय निश्चय ही प्रारूपिक अभिव्यक्ति यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन जो डिक्री नहीं होती आदेश होता है। मतलब जो भी चीज़ें जो भी न्यायालय ने दिया है अगर वो डिक्री नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो जाएगी, आदेश हो जाएगी। लेकिन आदेश को आप पहचानिएगा कैसे कि ये आदेश है कि डिक्री है। तो इसके लिए आपको आदेश और डिक्री में दोनों में अंतर समझना जरूरी है। तो किसी आदेश या डिक्री में, ऑर्डर और डिक्री में बहुत अंतर होते हैं, लेकिन मेन अंतर जो होता है कि प्रत्येक डिक्री की जो होती है कि प्रथम अपील होती है और धारा 100 में दी गई शर्त के अनुसार द्वितीय अपील भी हो सकती है। पर कोई भी जब ऑर्डर आ जाता है तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती, और वो धारा 104 कि या आदेश 43 नियम 1 के अंतर्गत दिया गया आदेश ना हो, और किसी दशा में ऐसे अपीली आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं हो सकती। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो डिक्री होती है ना, अगर किसी न्यायालय ने कोई डिसीजन सुना दिया,
चाहे या फिर डिक्री दी है, प्रारंभिक डिक्री या अंतिम डिक्री, तो उसके खिलाफ जाकर के वाद दायर कर सकता है। अगर सामने वाला पक्षकार या वादी या प्रतिवादी उससे संतुष्ट नहीं है तो वो फिर से अपील कर सकता है उसके खिलाफ कि हम इसके मतलब वो नहीं है। लेकिन अगर न्यायालय ने कोई आदेश निकाल दिया है तो न्यायालय के आदेश की भरसक यही होता है कि उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती है। ओके, तो बेसिक सबसे बड़ा अंतर जो होता है ना, वो डिक्री और आदेश में यही अंतर होता है। डिक्री और आदेश दोनों ही सिविल कोड से जुड़ा हुआ है, दोनों ही निर्णय से रिलेटेड है, पर डिक्री जो है वो बदलता नहीं है, ऑर्डर को बदला जा सकता है। तो अब हम बेसिक अंतर जो है वो देख लेते हैं कैसे हो सकता है। जैसे एक केस में डिक्री कई हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, या तो प्रारंभिक होगी या अंतिम होगी, पर ऑर्डर कई हो सकते हैं। मतलब यहाँ आपको पहला अंतर क्या लिखना है कि कोई एक केस चल रहा है, उसमें डिक्री की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, केवल दो हो सकती है, या तो वो प्रारंभिक डिक्री होगी या अंतिम डिक्री होगी। लेकिन जब कोई ऑर्डर आता है तो ऑर्डर कई हो सकते हैं, ऑर्डर बार बार निकाले जा सकते हैं, ऑर्डर संशोधित किए जा सकते हैं। दूसरा अंतर होता है कि डिक्री और ऑर्डर दोनों सिविल कोड से जुड़ा हुआ है, दोनों ही न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, पर डिक्री जो है वो बदलता नहीं है और ऑर्डर को समय अनुसार संशोधन किया जा सकता है। तीसरा अंतर है कि आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती, रेयरेस्ट रेयर कभी होता है, जबकि डिक्री अगर सही नहीं लगता है, फाइनल नहीं वो होता है, तो डिक्री के खिलाफ जो है वादी या प्रतिवादी अपील कर सकते हैं। चौथा अंतर है कि डिक्री का प्रारंभ सूट से होता है, जब तक कोई वाद दायर नहीं करेगा डिक्री शुरू नहीं होगी, और ये पक्षकार के अधिकार का निर्धारण करता है। तो इस तरह से आपने, अब मैं उसको अगर आपको कीवर्ड्स के थ्रू लिखना है तो कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा डिक्री की परिभाषा धारा 2(2) में दी गई है, जबकि आदेश की परिभाषा धारा 2(14) में दी गई है, और दोनों की परिभाषा लिख दीजिएगा। उसके बाद अंतर दिखेगा कि डिक्री का प्रारंभ जब वाद पत्र कोई दायर करता है तो ही होता है, वाद पत्र मतलब किसी के खिलाफ केस दायर करने पे ही होता है, जबकि आदेश किसी आवेदन पत्र के से ही शुरू हो जाता है। मतलब एक किससे शुरू होता है, वाद दायर करने पे, और आदेश किससे शुरू होता है, आवेदन पत्र, जब कोई आवेदन करता है तब आदेश होता है। डिक्री एक न्याय निर्णयन होता है, जो कि कोई भी मुद्दा चल रहा होता है, विवादास्पद मुद्दा, और आदेश में मेनली कितने अंतर हो गए हमने देखे, 5 अंतर देख लिए। और अगर आप इस फॉर्मेट में लिखिएगा तो आपको ज़्यादा आसान होगा। अब प्रारंभिक और अंतिम डिक्री में क्या अंतर होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो प्रारंभिक में क्या होता है, जब वाद कोई दायर करता है उसी समय से शुरू हो जाता है, जबकि अंतिम में क्या होता है, वो अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, प्रारंभिक डिक्री में सभी मामले हर बार जो होते हैं वो आवश्यक नहीं होते हैं एंट्री करना, जबकि अंतिम डिक्री जब दी जाती है तो पूरे प्रोसेस का डिटेल लिखना ज़रूरी होता है। प्रारंभिक डिक्री केवल ऐसे मामलों में ही पारित की जा सकती है जिस, लास्ट में एक केस लिख दीजिएगा, मोतीलाल बनाम राजा राम 1962 MPLJ 872 का केस, जो कि डिग्री और अज्ञप्ति यानी डिक्री और ऑर्डर के बीच में अंतर को स्पष्ट करने से जुड़ा हुआ है ये वाद। तो एक वाद लिखना काफ़ी है, वैसे आप चाहें तो एक और वाद लिख सकते हैं, अश्विनी कुमार सिंह बनाम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन तथा अन्य, जिसमें ये दोनों का अंतर जो है परिस्थितियों का जांच करते हुए बताया गया था। बस इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, इतने कोई अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट करके लिखते हैं ना तो आपका एक प्रॉपर आंसर तैयार हो जाएगा। तो अब आप स्ट्रक्चर तैयार कर पाइएगा, अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर तैयार कर लीजिएगा तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। धाराएं बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2(2) और 2(14) है, दो ही धारा है, केस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक केस बताया है, उसको रिपीट करके फिर से याद कर लीजिए, मोतीलाल बनाम राजा राम। अब मोतीलाल कोड कैसे बनेगा, मोतीलाल नेहरू और राजा राम मोहन राय के नाम के बीच में केस था, ऐसे करके इसको कुछ कोड बना के याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, ए और बी का उधारी वाला एग्जाम्पल लिखना है, और अंतर क्या है, तो टोटल 5 अंतर हैं। एलिमेंट्स क्या है, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, और कंक्लूजन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। बस सिंपल सा इसको आंसर लिखना, आराम से
आप इसको 4 से 5 पन्नों में लिख सकते हैं, और बस प्रॉपर तरीके से लिखना होगा, बिखरा हुआ आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो क्या करिएगा, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्लास अगर समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब फॉलो बटन को क्लिक करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको बाकी की क्लासेस देखनी होगी तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, वहाँ सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 की सारी क्लासेस अपलोडेड हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट कराना।